10 बड़े नेता जिनका करियर सिर्फ एक चुनावी हार की वजह से बर्बाद हो गया। नंबर 10 पर आते हैं अर्जुन सिंह जी। मध्य प्रदेश सियासत के स्वयंभू चाणक्य, सफ़ेद कुर्ता, गंभीर चेहरा और दिमाग में 24 घंटे चलती शतरंज की चालें। एक दौर था जब दिल्ली के दरबार में उनकी तूती बोलती थी। लोग दबी जुबान में कहते थे कि राजीव गांधी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी का असली हकदार है तो वो अर्जुन सिंह जी ही हैं। लेकिन राजनीति में जब महत्वाकांक्षा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान जमीन देखना भूल जाता है। वीवी नरसिम्हा राव जी से 36 का आंकड़ा हुआ तो अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस से बगावत कर दी, अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा कांग्रेस तिवारी। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया। अर्जुन सिंह जी अपनी पारंपरिक सबसे सुरक्षित और वीआईपी सीट सतना से मैदान में उतरे। उन्हें लगा कि जनता उनके नाम पर आंख मूंदकर मुहर लगा देगी। ओवर कॉन्फिडेंस का मीटर फुल था, लेकिन जनता ने ऐसा जोर का झटका दिया कि चाणक्य की सारी कूटनीति धरी की धरी रह गई। बीजेपी के सुखलाल कुशवाहा जी ने उन्हें उनके ही गढ़ में चारों खाने चित कर दिया। इस एक हार ने उनके भावी प्रधानमंत्री वाले सपने की धज्जियां उड़ा दी। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अर्जुन सिंह जी बाद में मुख्यधारा की कांग्रेस में लौटे, राज्यसभा के रास्ते दिल्ली के मंत्री भी बने, लेकिन एक जन नेता के रूप में उनका रुतबा उसी दिन सतना की मिट्टी में दफन हो गया। गेम ओवर। अर्जुन सिंह जी का तो पीएम बनने का सपना टूटा, लेकिन नंबर 9 पर जो महारथी आ रहे हैं उनका मुकाबला किसी आम नेता से नहीं था। सोचिए, एक तरफ राजनीति का घाघ खिलाड़ी और दूसरी तरफ पर्दे का एंग्री यंग मैन। जब ये दोनों टकराए तो क्या भूचाल आया। नंबर 9 पर आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो सुपर कंप्यूटर जिनकी मर्जी के बिना लखनऊ में पत्ता भी नहीं हिलता था। मुख्यमंत्री रह चुके थे, कद्दावर थे और राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। फिर आया साल 1984। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति का ऐसा तूफान था कि अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट रहे थे। बहुगुणा जी इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने उनके इस अवैध किले को तोड़ने के लिए किसी राजनीतिक को नहीं भेजा। उन्होंने सीधे बॉलीवुड की बादशाह अमिताभ बच्चन जी को मैदान में उतार दिया। अब कहाँ देर रात जनता के बीच पसीना बहाने वाले बहुगुणा जी और कहाँ पर्दे पर विलेन को कूटने वाले अमिताभ बच्चन जी। जनता पर सुपरस्टार का ऐसा जादू चला कि बहुगुणा जी को दिन में तारे दिख गए। यह चुनाव बहुत बड़े अंतर से हार गए। इस हार ने बहुगुणा जी को ऐसा गहरा राजनीतिक और मानसिक झटका दिया कि वे दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाए। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना। राष्ट्रीय राजनीति में खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित करने का उनका पूरा करियर इसी एक हार के साथ हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गया। सुपरस्टार के हाथों हारना तो फिर भी हजम हो जाता है, लेकिन नंबर 8 पर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद को शहंशाह समझ लिया था। उन्होंने सोचा कि दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि उनके हाथ में सिर्फ खाली थाली रह गई। नंबर 8 पर आते हैं हरीश रावत जी। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सूबे के सिटिंग मुख्यमंत्री। साल 2017 का विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड की वादियों में एंटी इनकम्बेंसी की तेज हवा चल रही थी। हरीश रावत जी को भनक लग चुकी थी कि इस बार उनकी नैया डगमगा रही है। उन्होंने सोचा कि सेफ गेम खेलते हैं, एक सीट पर रिस्क क्यों लेना, 2-2 जगह से पर्चा भर देते हैं। उन्होंने किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों सीटों से ताल ठोक दी। उनके रणनीतिकारों को लगा कि एक जगह डूबे भी तो दूसरी जगह से नैया पार हो ही जाएगी, लेकिन जनता नेताओं की चालाकी को भांपने में उस्ताद होती है। जब नतीजों का दिन आया तो हरीश रावत जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जनता ने उन्हें किच्छा से भी धोया और हरिद्वार ग्रामीण से भी घर का रास्ता दिखा दिया। हरीश रावत जी के लिए वही कहावत सच हो गई कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। या यूं कहें कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। एक सिटिंग मुख्यमंत्री का एक साथ 2-2 सीटों से चुनाव हार जाना उनके राजनीतिक रुतबे के लिए आत्मघाती साबित हुआ। इस करारी शिकस्त के बाद वे दोबारा कभी कांग्रेस के निर्विवाद नेता नहीं बन पाए। 2-2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ने की ये बीमारी सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही। पड़ोसी राज्य बिहार में भी एक ऐसा ही महा उलटफेर हुआ था जिसने बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के होश उड़ा दिए थे। नंबर 7 की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 7 पर आती हैं राबड़ी देवी जी। बिहार के 3 बार की मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव जी की अनुपस्थिति में आरजेडी की सबसे बड़ी कमांडर। साल 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए करो या मरो की लड़ाई थी। नीतीश कुमार जी के सुशासन वाले रथ को रोकना था। राबड़ी देवी जी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वही हरीश रावत जी वाला आत्मघाती फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने बिहार की 2 सबसे हॉट सीटों राघोपुर और सोनपुर से चुनावी मैदान में
छलांग लगा दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि लालू जी का नाम और उनका खुद का रुतबा मिलकर करिश्मा कर देगा, लेकिन जब ईवीएम मशीनें खुली तो आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। राबड़ी देवी जी राघोपुर से भी चुनाव हार गईं और सोनपुर की जनता ने भी उन्हें बुरी तरह से नकार दिया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक साथ 2 पारंपरिक सीटों से हार जाना आरजेडी के उस दौर के पतन की सबसे बड़ी कहानी थी। इस ऐतिहासिक दोहरी हार ने राबड़ी देवी जी के सक्रिय चुनावी सफर पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी को आनन फानन में अपनी नई पीढ़ी यानी तेजस्वी यादव जी को आगे लाना पड़ा। 2 सीटों वाले मुख्यमंत्रियों का हश्र तो आपने देख लिया, लेकिन नंबर 6 पर जो कहानी है वो राजनीति के सबसे क्रूर और सबसे दर्दनाक सस्पेंस जैसी है। सोचिए, आपकी पूरी पार्टी चुनाव जीत जाए, हर तरह पे ढोल नगाड़ी बज रहे हों, लेकिन होने वाले मुख्यमंत्री जी खुद अपनी ही सीट पर बोल्ड हो जाए। नंबर 6 पर आते हैं प्रेम कुमार धूमल जी। हिमाचल प्रदेश के राजनीति के कद्दावर नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री और 2017 के चुनाव में बीजेपी के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार। उस चुनाव में पूरे हिमाचल प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी। बीजेपी ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल किया। चारों तरफ कमल खिल रहा था। हर नेता जीत के जश्न में डूबा था। लेकिन जैसे ही सुजानपुर सीट का अंतिम नतीजा आया, पूरे बीजेपी का जश्न मातम में बदल गया। होने वाले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी अपने ही पुराने चेले और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राणा जी से चुनाव हार गए थे। यह तो वही बात हुई कि पूरी बारात सच का तैयार थी, लेकिन दूल्हा ही मंडप में नहीं पहुंच पाया। पार्टी चुनाव जीत गई, सरकार बन गई, लेकिन कप्तान खुद अपनी सीट नहीं बचा सका। इस एक हार ने धूमल जी के हाथ में आई मुख्यमंत्री की कुर्सी को एक झटके में छीन लिया। बीजेपी ने उनकी हार के बाद जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और प्रेम कुमार धूमल जी का शानदार राजनीतिक करियर शीर्ष स्तर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप की तरफ बढ़ गया। अब शुरू होता है वीडियो का सबसे डार्क चैप्टर, टॉप 5 नेता। यहाँ से सस्पेंस बिल्कुल चरम पर पहुँचने वाला है। नंबर 5 पर एक ऐसी घटना है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी कभारी होती है। एक चालू मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ता है और एक ऐसे आदमी से हार जाता है जिसे कोई जानता तक नहीं था। नंबर 5 पर आते हैं शिबू सोरेन जी, झारखंड के गुरुजी और आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा। साल 2008 में वे जोड़ तोड़ करके झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे, लेकिन संवैधानिक नियम यह था कि उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। इसके लिए जनवरी 2009 में तमाड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। शिबू सोरेन जी को लगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के सामने किसकी मलाल जो टिक पाए। यह तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन राजनीति में दुश्मन को छोटा आंकना सबसे बड़ी भूल होती है। उनके सामने खड़े थे एक बेहद कम प्रसिद्ध उम्मीदवार गोपाल कृष्ण पाता जी, जिन्हें स्थानीय लोग राजा पीटर कहते थे। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो राजा पीटर ने वो करिश्मा कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को अच्छे खासे अंदर से फटखनी दे दी। एक सिटिंग मुख्यमंत्री का उपचुनाव हार जाना भारतीय राजनीति की सबसे दुर्लभ और शर्मनाक घटनाओं में से एक है। चिराग तले ऐसा अंधेरा हुआ कि सोरेन जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस एक हार ने उनके राजनीतिक रसूख को ऐसा बट्टा लगाया कि वे फिर कभी उस पुराने दबदबे को हासिल नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री का उपचुनाव हारना बहुत बड़ी फजीहत है, लेकिन नंबर 4 पर जिस साम्राज्य के ढहने की कहानी है उसने एक पूरे सूबे की सियासत का भूगोल बदल दिया। एक ऐसा परिवार जो खुद को पंजाब का परमानेंट मालिक समझता था, उसका किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नंबर 4 पर आते हैं सुखबीर सिंह बादल जी, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब की सियासत पर दशकों तक राज करने वाले रसूखदार बादल परिवार के एकलौते वारिस। साल 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक था। आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े किलों के बुर्ज उड़ गए। सुखबीर सिंह बादल जी अपनी सबसे सुरक्षित और पारंपरिक सीट जलालाबाद से मैदान में थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके इस अवैध किले में कोई सेंध नहीं लगा सकता। वे घोड़े बेचकर सो रहे थे, लेकिन आपके उम्मीदवार जगदीप कंजोब जी ने जलालाबाद की जनता के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुखबीर सिंह बादल जी करीब 30,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए। तमाशा तो तब हुआ जब इसी चुनाव में उनके बुजुर्ग पिता प्रकाश सिंह बादल जी भी अपनी सीट हार गए। इस करारी शिकस्त ने पंजाब की राजनीति से बादल परिवार के दशकों पुराने साम्राज्य को समूल उखाड़ फेंका। अकाली दल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व पर ऐसा ग्रहण लगा जो आज तक नहीं हटा है। अब बात करते हैं टॉप 3 की। यहाँ जो कहानियाँ हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी हैं। खासकर नंबर 3 की कहानी, जहाँ हार और जीत का अंदर हजारों या सैकड़ों वोटों का नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वोट का था। जी हाँ, सिर्फ एक वोट का खेल।
नंबर 3 पर आते हैं सीपी जोशी जी, राजस्थान कांग्रेस के चाणक्य और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल और निर्विवाद दावेदार। राज्य में कांग्रेस की लहर थी और हर कोई मानकर चल रहा था कि चुनाव खत्म होते ही जोशी जी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। मीनाथ द्वारा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। जब नतीजों का दिन आया तो एक एक राउंड की गिनती के साथ धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। अंत में जो नतीजा स्क्रीन पर फ्लैश हुआ उसने सीपी जोशी जी के पैरों तले से जमीन निकाल दी। वे मात्र 1 वोट से चुनाव हार गए थे। बाद में इनसाइड स्टोरी सामने आई कि उनके अपने ही परिवार के कुछ सदस्य उस दिन वोट डालने नहीं जा पाए थे। इसे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार तो बना ली, लेकिन जोशी जी खुद चुनाव हार चुके थे। नतीजा यह हुआ कि बनी बनाई मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से फिसलकर अशोक गहलोत जी के पास चली गई। इस 1 वोट की हार ने जोशी जी को सूबे की लीडरशिप की मुख्य रेस से हमेशा के लिए बाहर धकेल दिया। 1 वोट से मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन नंबर 2 पर जो हार है उसने न सिर्फ एक बड़े नेता का करियर खत्म किया, बल्कि देश की राजधानी में एक नई राजनीतिक ताकत को जन्म दे दिया, जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। नंबर 2 पर आती हैं शीला दीक्षित जी, दिल्ली की सबसे सफल, आधुनिक और कद्दावर मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार 15 साल तक दिल्ली पर एक छत्र राज किया। दिल्ली की सड़कों से लेकर मेट्रो तक हर विकास कार्य पर शीला दीक्षित जी का नाम लिखा था। लेकिन साल 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मिजाज बदल चुका था। नई दिल्ली सीट पर उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे एक नए नवेले आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल जी। शीला दीक्षित जी और उनके सलाहकारों को लगता था यह मफलर वाला सीधा साधा लड़का उनका क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब ईवीएम खुली तो सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को 25,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से धूल चटा दी। इस ऐतिहासिक हार ने दिल्ली से 15 साल पुराने कांग्रेस के मजबूत किले को ढहा दिया। इसके बाद दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का ऐसा उदय हुआ कि कांग्रेस आज तक वहां अपना खाता खोलने के लिए तरस रही है। शीला दीक्षित जी का शानदार राजनीतिक करियर इस एक हार के साथ हमेशा के लिए हाशिए पर चला गया। दिल्ली की यह हार बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नंबर 1 पर जो नाम है वो भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे अकल्पनीय उलटफेर है। एक ऐसा नेता जो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करता था, उसे एक साधारण से छात्र ने धूल चटा दी। नंबर 1 पर आते हैं के कामराज जी, भारतीय राजनीति के असली और इकलौते किंग मेकर। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना हो या फिर उनके बाद इंदिरा गांधी जी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना हो, दिल्ली के दरबार में सब कुछ कामराज जी के इशारे पर तय होता था। साल 1967 का विधानसभा चुनाव आया। कामराज जी तमिलनाडु की विधुनगर सीट से मैदान में उतरे। उनके खिलाफ डीएमके ने एक साधारण से कॉलेज छात्र नेता पी श्रीनिवासन जी को मैदान में उतार दिया। कामराज जी का कद इतना बड़ा था कि उन्हें लगा कि यह बच्चा उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा, लेकिन उस समय तमिलनाडु में तमिल अस्मिता और हिंदी विरोध की ऐसी जबरदस्त लहर चल रही थी कि जनता ने सारे समीकरण पलट दिए। जब नतीजा आया तो उस साधारण से छात्र नेता ने देश के सबसे बड़े किंग मेकर के कामराज जी को चुनाव हरा दिया। इस एक हार ने न केवल कामराज जी का राष्ट्रीय राजनीति से बोरिया बिस्तर समेट दिया, बल्कि तमिलनाडु से कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि आज तक यानी पिछले कई दशकों से कांग्रेस वहां दोबारा अपने दम पर सत्ता में नहीं लौट सकी। यह भारतीय इतिहास की वो सबसे बड़ी हार थी जिसने एक पूरे सूबे की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया।